बात करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की, जिसको लेकर देश में बहस छिड़ गई है। उत्तराखंड यूसीसी के ड्राफ्ट के कुछ अंश डिकोड होने के बाद विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस इसे एक चुनावी एजेंडा बता रही है तो सपा सांसद देश में नफरत फैलाने की पॉलिसी कह रहे हैं। लेकिन क्या सच में यूसीसी से देश में नफरत बढ़ेगी या एक देश एक कानून बन जाने से कुछ लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। धर्म के एतबार से हम पॉलिसी जो मजहबी पॉलिसी है जी, वो इस्लाम की अलग। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सलाह मांगने भर से किसे लगी चोट? तो मुझे लगता है कि जी पर्सनल लॉ जो है हमारा जो है वही सबको संविधान है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सोच और सनक है, ये सांप्रदायिक सोच है, सनक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विधि आयोग का पब्लिक प्लान, देश में मचा सियासी घमासान। बात होना चाहिए गरीबी की, बेरोजगारी की, जहालत, उसके ऊपर बात न करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, अब यूसीसी की बात कर रहे हैं। देखिए समस्या है और ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका विरोध किया है। तमाम चीजें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है। यूसीसी की मुखालिफत करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए। आप विरोध करेंगे, उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नजर में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान करने का काम केवल सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करने के लिए, कानूनों को अच्छा करने के लिए, कानून के राज के लिए और कानूनों को तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समान नागरिक संहिता की कितनी जरूरत, लागू होने से कितना बदलेगा भारत? वो जब चुनाव आता है ऐसे हरकतें करते रहते, कोई नई बात नहीं है। उनके पास तो एक ही एजेंडा, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बेंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की। यूसीसी फैक्टर 2024 का गेम चेंजर। एक कानून से किसको डर? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल कई है कि यूसीसी पर आखिर बहस क्यों छिड़ी है, तो आपको बताते हैं। विधि आयोग ने नए सिरे से सलाह मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। यूसीसी पर आम लोगों और धार्मिक संगठनों से राय मांगी जा रही है। विधि आयोग के इस कदम से यूसीसी मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। लॉ कमीशन ने उत्तराखंड की यूसीसी कमेटी से बात की है। उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया है यूसीसी का मसौदा। उत्तराखंड सरकार ने मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव भेजे गए हैं। सुझाव से एसीसी का मसौदा तैयार किया गया और यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करेगी। इसीलिए समान नागरिक संहिता को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन खबरों के मुताबिक समान नागरिक संहिता को लेकर इस वक्त जो बातें सामने आ रही हैं, ड्राफ्ट में जिन बातों का जिक्र है उनमें महिलाओं के अधिकारों को बड़ी बातें कही गई हैं। पति पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिले, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिले, हलाला और इद्दत पर पूरी तरह रोक की बात सामने आ रही है, बहुविवाह पर रोक की बात आ रही है, लिव इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा, उत्तराधिकार में लड़के लड़के की बराबर हिस्सेदारी होगी और शादी रजिस्ट्रेशन के बगैर जो शादी है वो नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, आप किसी भी धर्म से क्यों न ताल्लुक रखते हो। तो सवाल यह है कि इससे परेशानी किसको है और किस बात से है? एक देश में एक कानून होने से दिक्कत क्यों है? आखिर में यूसीसी को लेकर सरकार और विपक्ष में आर पार की स्थिति कैसे बनने लगी? विपक्ष ने भाजपा और आरएसएस का एजेंडा क्यों बताया? क्या सच में ध्यान भटकाया जा रहा है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता सपा, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और मौलाना
शोएब रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, ये जो यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू हुई है, इसमें आपका और आपके दल का क्या स्टैंड है? आपने एकदम सही बात कही। एक चर्चा जो शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में समाज में जो वादा किया था देश की जनता को, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया? अब जब सवाल हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो हम कह रहे हैं क्या किसान की इनकम आपने दोगुनी कर दी? तब ये इधर उधर भागने लगे। क्या आपने कहा महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई, क्या आपने महंगाई कम कर दी? डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार से क्या आपने कम कर दिए? रोजमर्रा की चीजें जो महंगी हो गई, क्या आपने कम कर दिए? क्या किसान की इनकम दोगुनी हो गई? क्या आपने 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी? हो गई। क्या आपने कहा था हम आएंगे, देश की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होगी? हो गई। डॉलर जो आपने कहा था रुपए के मुताबिक रुपए पतला होता जा रहा है, कि हम आएंगे तो रुपए फूल के कुप्पा हो जाएगा। आज रुपए की हालत क्या है बताने को सरकार तैयार नहीं है। बेरोजगारी की तो आलम आप देखिए लोग किस तरह की बेरोजगारी है पूरे देश के अंदर में, इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। तो पहले जो सिलेंडर लिए घूमा करते थे सर के ऊपर में, आज जब उनसे ये चर्चा बात हो रही है, तब ये मुद्दा इधर से उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, इनका काम ये हर चीज पे चर्चा करना, क्यों? मुद्दे को डाइवर्ट करना। मेरा सीधा सवाल ये कि आपकी सरकार 9 सालों से है, आपने इस बारे में तो चर्चा की नहीं कभी। अब क्योंकि आपको एहसास हो गया कि लगातार कर्नाटक से लेकर हर जगह आपकी सरकारें हारती जा रही है, आपकी सरकार का अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जनता ने तय कर लिया है। क्योंकि इस बार जनता, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो रहा है, जनता ने तय किया है। चाहे आप कुछ भी लेके आ जाइए समाज के अंदर, यूसीसी लेके आइए, चाहे कुछ लेके आइए, जनता ने तय कर लिया कि 2024 में आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। 2024 में जनता का जो वोट का तूफान आएगा, वो तूफान से भारतीय जनता पार्टी डरी हिली हुई है। वो तूफान भारतीय बिल्कुल, ये सवाल महत्वपूर्ण है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, जो सवाल डॉक्टर अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाता है, ये सवालों से भागने की कवायद है क्या चुनाव से 8 महीने पहले? नहीं, विपक्ष देश के असली सवालों से भागता है, इसलिए विपक्ष सच का सामना नहीं करना चाहता और केवल वोट की राजनीति करता है। उसको जात पात इस तरह की राजनीति सुहाती है, इसलिए अनुराग भदौरिया जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इस तरह की जो उनको कन्वीनियंट दिखता है, तो रोजगार की बात कर रहे हैं। आज मुद्दा यह है, पूरे देश महंगाई मुद्दा नहीं है, वो अनेक महंगाई मुद्दा नहीं है, अनेक वर्षों से रोटी कपड़ा मकान मुद्दा नहीं है, इस देश में मुद्दा नहीं है। जब सबको समान अधिकार है, सबको समान की बात कर रहे हो, सबके लिए समान अधिकार है, सबको समान अवसर है, तो सबके लिए समान कानून भी होने रोजगार की बात की तो कॉमन सिविल कोड इस देश की आवश्यकता है। संविधान सभा में भी इस पे व्यापक चर्चा हुई थी। कन्हैयालाल मणिकलाल ने खुद इस बहस में इसको स्वीकारा कि और संविधान के अनुच्छेद 19 ये है कि आपने जो वादे किए थे क्या पूरे कर दिए? इसका अधिकार दिया गया है। देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आप जब आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, आप जब आर्टिकल 21 की बात करते हैं और आप जब समानता की बात करते हैं, तो ना जाने कितने कानून ऐसे अभी वर्तमान में है जिसमें एक तरफा कार्रवाई होती है। तो उन चीजों को तो सुधार लीजिए, बड़ी छोटी छोटी चीजें सुधर नहीं, आप बड़ी की बात कर रहे हैं। सही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है। कॉमन सिविल कोड इस देश की आवश्यकता है, इस देश के एक एक नागरिक की आवश्यकता है। ठीक है प्रियंका जी, वर्तमान में वक्त की आवश्यकता क्या है? और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो देश का नुकसान करते हैं और केवल वोट की राजनीति को देखते हैं, देश की भलाई को कतई नहीं चाहते। समाजवादी। ठीक है प्रियंका जी, आप बताइए, कॉमन सिविल कोड को लेकर आप लोग की क्या राय है? जरूरत है क्या वक्त की? देश के टुकड़े टुकड़े में बांटते रहे। तो शायद आप लोग सुन ना पाए। देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल भाजपा के जो प्रवक्ता है, इनसे पूछना चाहूंगी कि 21 लॉ कमीशन, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि 2018 31 अगस्त 2018 को, उसके बाद उस रिपोर्ट का क्या हुआ? पहले तो आप ये, अगर आप नई रिपोर्ट लाने की बात कर रहे हैं, नए कमीशन के गठन की बात कर रहे हैं, तो पुराने का क्या हुआ? क्योंकि आप 2019 में चुनाव था, 2018 में आपने ये सब ऊपर छोड़ा और उसके बाद उस सब को गायब कर दिया। अब 2024 का फिर से चुनाव है, तो आप 23 में आके फिर से यही बोल रहे हैं। आप महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज 42% जो जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें महिलाओं की कमी कर दी। मतलब 42% जॉब जो है गायब हो गई। किसकी सरकार में हो? आपकी सरकार में।
महिलाओं के अधिकार की तरफ बात करने बैठे तो पूछेंगे ना कि जब महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पे जब बैठी हुई थी तो क्यों घसीटा जा रहा था उनको, और कहाँ है उनका अपराधी, आज भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया। तो सवाल तो ये भी उठेंगे। आपकी पार्टी में जब जो जितने भी जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं उनको बचाने क्यों चले आते हैं, तब तो कोई महिला नेत्री निकलकर सामने नहीं आती। किस मुंह से आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, पहले तो ये बताइए। दूसरी चीज ये बताइए कि आपको इलेक्शन में याद आता है ये सब करना, और क्या प्रारूप होगा पहले तो ये बताइए। आप टीवी पे बैठ के गाना गाने लगे, अरे गाना गाने से थोड़ी होगा। आप बताइए ना क्या रिफॉर्म लेकर आएंगे, आप बताइए ना कैसे महिलाओं का उत्थान करेंगे, आप बताइए ना आपकी सरकार में क्या कितनी जॉब्स निकाल रहे हैं, आप बताइए ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। उसका सबसे ज्यादा पैसा आपने प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। ठीक है, अनुराग जी का और प्रियंका जी का जवाब देंगे हरिश्चंद्र जी, लेकिन मौलाना शोएब जी भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। शोएब रहमान जी, जो यूसीसी की बात हो रही है, इस पर आप लोगों का विरोध है, समर्थन है, क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, यूसीसी का जो मामला है ये आज से नहीं है। सबसे पहले तो हमें याद रख लेना चाहिए, हमको 1986 में 2 मुद्दे दिए गए। 80 के बाद शुरू हो चुका था यक्सा सिविल कोड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं यक्सा सिविल कोड। यक्सा सिविल कोड का मामला 1980 में ही शुरू हो चुका था। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली पहल नहीं है, इससे पहले भी कई मतलब बात उठ चुकी है। दूसरा मामला 1986 में फिर इसको उठाया गया, शाबानो केस के बाद से ही, जबकि खिलाफ का भी मामला आया था उसी वक्त, और उसी वक्त बाबरी मस्जिद का भी मामला आया, और उसी वक्त जो है यक्सा सिविल कोड का भी मामला आया। तो ये मामला आज के नहीं है। और यक्सा सिविल कोड के बारे में जो अभी बहन ने कहा है, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने, क्या प्रारूप हो गया, क्या इसका डिजाइन की गई है, क्या इसका सिस्टम है, ये सारी बातें पहले आए, उस पर बहस हो, उसके बाद इन सब बातों पर हम और आप कोई चर्चा करें। और जहाँ इस्लाम विरोधी बातें होंगी, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, यहाँ हिंदू लॉ भी है, यहाँ पंजाबी यानी सिख लॉ भी है, ईसाइयों की भी लॉ है। तो कोई आदमी अपने मजहबी लॉ को छोड़ नहीं सकता, अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता। मजहबी आज़ादी के साथ साथ ऐसे कवानीन जो इस मुल्क में बनाए गए थे, जिसमें कुछ SC, SC या ST इस तरह की बिरादरियों को अलग से छूट दी गई थी, उस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन को खत्म करने वाली जो नॉर्मल बात आती है, उसको खत्म किया। जो बातें काम की हैं उस पर काम नहीं हो रहा है। यक्सा सिविल कोड पे बहस करना और यक्सा सिविल कोड पे सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद को या मुसलमानों के मदरसों को या मुसलमानों के बच्चों को गोद लेने के या तिलाक देने के, इस तरह के जो मुद्दे उठाने जाते हैं, ये एक सच्ची हरिश्चंद्र जी, सीधा सवाल है, ये यूसीसी की बात है या चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों को टारगेट कर रही है आपकी पार्टी? मुसलमानों को टारगेट 1947 के बाद तो मुस्तकिल किया गया है, कांग्रेस के भी दौर में किया गया है, सपा के दौर में भी किया गया, भाजपा कर रही है, तो सही बात है। वो धर्म का आड़ कहीं ले लेते हैं। मौलाना साहब भी वही बात कर रहे हैं। के बाद विधि आयोग ने जाती है, सबसे सुझाव मांगे। मैं प्रियंका जी से भी कहता हूँ ऐसा नहीं कि आपके मन में जो भी है वो आप विधि आयोग को सुझाव दीजिए। कॉमन सिविल कोड इस देश की जरूरत है। ठीक है शोएब जी, आपका जवाब ले लेते हैं। सबको समान अधिकार है, सबको समान अवसर है, तो सबके लिए एक समान कानून भी होना चाहिए। ये देश की आवश्यकता है। और जो लोग भी इसका विरोध करते हैं, कहीं न कहीं वो देश के नुकसान की बात करते हैं। और चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे अनुराग जी हो, ये केवल राजनीति की रोटी सेकने की बात करते हैं। ठीक है अनुराग जी, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यूसीसी वक्त की जरूरत है और सुझाव तो सबसे मांगे हैं, तो सुझाव आप लोग भी दीजिए। सुझाव देने में दिक्कत क्या है, सबकी मिलकर बनाएंगे। अनुराग जी ठीक है, शोएब जी थोड़ा शांत हो जाइए। शोएब जी, हरिश्चंद्र जी जवाब ले लेते हैं, आते हैं आपके पास। शोएब जी को आवाज नहीं आ रही शायद। अनुराग जी आप बोलो। देखिए सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब चुनाव के 6-7 महीने बचे, 8 महीने, अब 8 महीने बचे। 9 साल की सरकार में आप चुपचाप बैठे रहे। आप जब नोटबंदी करके लाए थे तो आपने किससे पूछा था? इसी से आप किसान कानून लेके आए थे। हमने कहा था आप हम लोगों से बात कर लो, विपक्ष से बात कर लो, हम उसको अच्छा और कानून बनाए। ट्रिपल तलाक का भी कानून आया था, तब भी हम लोगों ने बोला था विपक्ष की राय ले लो। विपक्ष देश का है, ये विपक्ष कोई बाहर का नहीं है।
आप विपक्ष का सम्मान नहीं करते। लोकतंत्र में अगर विपक्ष की राय नहीं लेंगे, विपक्ष का सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप विपक्ष के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो इसके मतलब आपका जो आपका कहते हैं जो आपका उद्देश्य है वो राजनीतिक है। आपका उद्देश्य समाज में कोई भला काम करने का नहीं है। आप राजनीतिक द्वेष से चीजें करते हो हर चीज। आप चाहते हो कि आप चुनाव बचाए तो हम कुछ ऐसी चर्चा छोड़ दें जिससे समाज में एक चर्चा बनती रहे और समाज के अंदर माहौल ऐसा बने जिससे कि हमको फायदा हो। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि 2014 में आपने जो वादे किए उस वादे पे आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? किसान के मुद्दे पे आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? युवाओं के रोजगार पे आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? महिला सुरक्षा पे आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? आप महंगाई पे चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? आप अर्थव्यवस्था पे जो देश की उसमें चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही, इसमें चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? शिक्षा व्यवस्था पे आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? समाज में जिस तरह का ताना बाना आप होने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? विकास पे चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? बात हो रही यूसीसी की, प्रियंका जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि सभी को अधिकार है कि अपने सुझाव दे सकते हैं, तो सुझाव देकर चर्चा में आने से दिक्कत क्या है? इनसे ये पूछिए कि ये चर्चा किसकी मांगते हैं। इनसे जब किसानों ने कहा कि भैया ये तीनों कानून वापस ले लो, तो इन्होंने उसको 1 साल तक घसीटा और उसके बाद 1 साल के बाद उसको वापस लिया मजबूरी में। पर 700 किसानों की तो शहादत हो गई थी ना उस वक्त तक। तो ये बात जो है ना, खाने के दांत कुछ और दिखाने की कुछ और भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए ये ड्रामा तो बंद कर। दूसरी चीज मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो चर्चा है ये कांग्रेस के साथ ही करना चाहते हैं या ये विभिन्न जो हमारे राज्य हैं उनके साथ भी चर्चा करना चाहते हैं? क्योंकि इसका समस्या का समाधान कौन देगा? इसकी समस्या का समाधान राज्य से चुने हुए कोई जो सांसद होंगे वो देंगे ना। आप संसद में चर्चा करिए, आप जाकर इसकी कमेटियां बनाइए, आप इसको प्रारूप तो डिसाइड। बिल्कुल हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए विपक्ष के दोनों नेताओं का ये कहना है कि आप लोग तो बात करना ही नहीं चाहते, विपक्ष से आपका संवाद नहीं है, सम्मान नहीं है, आप लोग मनमानी करते हैं। और इनकी मंशा कोई महिला रिफॉर्म की नहीं है, कोई महिलाओं के हक की बात नहीं करती। अनुराग जी और प्रियंका जी कह रहे थे कि सरकार सलाह नहीं लेती। अब जब विधि आयोग सबसे सलाह मांग रहा है तो ये सलाह देना नहीं चाहते। इनको तो परेशानी इस बात से है कि मोदी जी करोड़ों करोड़ गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं, करोड़ों करोड़ गरीबों को मकान उपलब्ध करा रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोगों के घर पे पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, करोड़ों करोड़ किसानों के सिंचाई का पानी पहुंचा रहे हैं, करोड़ों लोगों को 5 लाख की चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, निःशुल्क गरीबों को बिजली दे रहे हैं। आज जिस तरह से अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार से आगे ले जा रहे हैं वो विपक्ष को सुहाता नहीं। विपक्ष को तो चाहिए गरीब भारत। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। ये अनुराग जी हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि विपक्ष को गरीब भारत चाहिए। ये देश को गरीब बना रख करके ये किसी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं, जबकि मोदी जी इस देश को समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हरिश्चंद्र जी जवाब ले लेते हैं अनुराग जी का। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने खुद ही कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं खाना दे रहा हूँ, मतलब 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटे आपने लाइन लगा दिया। तो आप कहाँ देश को आगे ले जाने की बात करते हैं? बात तो तब होती है जब 80 करोड़ लोगों को आपने पैरों पे खड़ा कर दिया होता, उनको रोजगार दे दिया होता, अब वो पैरों पे खड़े होते, अपने बच्चों को पाल रहे होते, अपने बच्चों की शिक्षा दे रहे होते, स्वास्थ्य व्यवस्था खुद कर रहे होते, अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों की फीस भर रहे होते, तब तो लगता है। बिल्कुल अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि जो हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि सुझाव सबसे मांगे गए हैं, तो सुझाव देने में दिक्कत क्या है? देखिए हरिश्चंद्र जी जो कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता। कह रहे हैं कि विपक्ष गरीब भारत बनाना चाहता है। अरे बताइए 80 करोड़ लोगों को लाइन में किसने लगाया है कि आटा चावल दाल ले लीजिए, 5 किलो चावल 4 किलो आटा, तब तो आप उनको रोजगार दे देते ना। वो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाते, अपने माँ बाप की भी सेवा करते, माँ बाप की भी दवा खरीदते, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में शिक्षा देते और स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही कर लेते। तो आपने तो ऐसा किया नहीं। तो कौन बना रहा है गरीब देश को? गरीब बनाने वाला तो आप ही हो ना। बिल्कुल, देखिए तर्क और तथ्य चल रहे हैं, आरोप हैं, जवाब हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि यूसीसी पर चल रही चर्चा कहां तक जाती है और माहौल को कितना गर्माती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यूसीसी को लेकर 2024 का क्या ये गेम चेंजर हो पाएगा, ये सवाल है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने इसको लेकर कमर कस ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।